एग्जाम वारियर्स, मैं दीपा वर्मा अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस की इस ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम अपने एग्जाम सीरीज में हैं, मार्च मिशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर चुके। इसी में हमने पहला अपना क्या है, पहला वीडियो, इसमें पहला लेक्चर क्या है, खनिज एवं संसाधन का एक पार्ट खत्म कर चुके। अभी दूसरे पार्ट में आ गए। पहले पार्ट में हमने क्या छोटे क्वेश्चन खनिजों का देखा, अब क्या देखेंगे उद्योगों के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण। ठीक है, तो अब जो बड़े क्वेश्चन जो कहाँ से बनेंगे, औद्योगिकरण से। ठीक है, तो इसी को आपको देखते चलना है। देखो बच्चों, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मान रहे हैं कि भाई अब पेपर बहुत पास आ रहा है, बस अब 10 से 15 दिन ही बचे हैं, बिल्कुल नहीं, 10-15 दिन, और हमारे हर पेपर में 2 से 3 दिन की छुट्टी है। मतलब पूरा इत्मीनान से पढ़ना है, जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है ना। हाफ रूल, आधे घंटे सुबह आधे घंटे रात, और क्या है, ये जीत की तैयारी है ना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ो। मम्मी पापा की इच्छाएं बहुत होती है ना, कि मेरा बच्चा टॉप करे। मम्मी पापा की बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर हैं, लेकिन ये किससे पूरी होंगी, जब हम अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो पूरे अच्छे मार्क्स के लिए तैयार करो, है ना, और जितना दे सको अपना 100-200% अभी दे डालो। यहाँ पर से आपकी क्या है, लाइफ टर्निंग पॉइंट में जाने वाली है। 10 से क्या है, 11th में जाओगे, है ना। तो 10 से 11th में जाने वाले मतलब भैया फुल, आप तो भैया सीनियर बनोगे। अब तो अपने सब्जेक्ट में जाओगे, तो उस सब्जेक्ट की तैयारी करो कि भैया 10वीं दूंगा तभी तो 11वीं जाऊंगा। तो ये 10वीं को फुल्ली एंजॉयमेंट में, मैंने तो अपना 10वीं बहुत मजे से दिया था। हर क्वेश्चन को एकदम लिख लिख के प्रैक्टिस, तो आप भी क्या लिख लिख के प्रैक्टिस करो, है ना, तो कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, और एसएसटी क्या है, याद करने में बहुत दिक्कत होती है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है की पॉइंट बना लो। बस 4-5 की पॉइंट बनाओ, अपने आप पेपर के दिन याद आएगा। कौन राजा, कौन मंत्री, कौन सिपाही, मैं ही राजा। ठीक, राजा आइए भैया, आप तो मेरे सिपाही हो। सिपाहियों को जाके पूरा एक एक क्या है, अपने हर एक मार्क्स की लड़ाई करनी है। ठीक है, तो उस मार्क्स की तैयारी के लिए भैया चलो हम अपना चालू कर लेते हैं। हमारा चैप्टर क्या था, औद्योगिकरण, खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण। ठीक है, जिसमें हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन के देख लेते। अभी क्या देखेंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, ये पूरा हमारा क्या था, रोड मैप था, जिसमें अगर बड़े क्वेश्चन को देखा जाए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आएंगे। ठीक, तो इसकी हमें देख लेते हैं छोटे छोटे टाइप की, कि भैया कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसके आंसर किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो भाई, उत्खनन में किस प्रकार के पर्यावरण दुष्प्रभाव हो सकते हैं, या कौन कौन सी समस्याएं, मतलब क्या है, सिंपल से उत्खनन से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या हो सकती है भाई, वहाँ का पर्यावरण प्रदूषण होगा। खानों को ऊपर छोड़ दोगे तो क्या होगा, वहाँ पर की जनधन की हानि होती है, लोगों को फेफड़ों की बीमारी होगी, वहाँ का जल स्तर खराब हो जाता है। नदियों से जब हम बालू निकालते हैं तो क्या होता है, नदियों की तटरेखा परिवर्तित हो जाती है। ये सब चीजें क्या है, समस्याएं। ठीक है, तो इसको फुल फॉर्म में अगर 4 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से लिखना है, चलो ये भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, खदानों में इर्द गिर्द हवा धूल गब्बार उड़ते देखे जाते हैं, जिसके कारण क्या है, वहाँ काम करने लोगों को फेफड़े की बीमारी हो जाती है। ठीक है, ठेकेदार खनिजों को उत्खनन के बाद खदान भूमि को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, जिससे जनधन पशुधन की हानि होती है। क्यों, क्योंकि भाई वहाँ पे गड्ढे में हो सकता है उनका पशु जाके गिर जाता है, कोई आदमी गिर जाता है ना। आसपास के वातावरण खराब होता है, उनकी जो भूमि है वो उपजाऊ जो रहती है वो अनुपजाऊ हो जाती है। तो उससे क्या होगा, एटलास वहाँ पर के आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा घाटा होता है। ठीक है, इसमें उत्खनन में क्या होता है, बहुत बार जंगलों को उजाड़ दिया जाता है खनन के लिए, तो वहां से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो क्या होती है, आवास की समस्या उत्पन्न होती है, वहां पर से संस्कृति खराब हो जाती है। तो ये कुछ अच्छे वर्ड्स और आप डाल दोगे तो क्या है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे देखो, खनन के कारण उस क्षेत्र की भूजल संरचना में बदलाव आता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, खनन कर रहे हो, खनिज निकाल रहे हो, तो उसकी अशुद्धियाँ क्या होगी, उसके वाटर लेवल में मिलेंगी, वहाँ पर जो जल स्तर होगा उसमें जाके मिलेंगी, तो एटलास क्या हमारे शरीर को इफेक्ट करेंगे। तो वहाँ का क्या भूजल स्तर जो होता है वो खराब होता है। खनन से खनिज निकालने के बाद बचे हुए मलबे के नदी घाटियों में जमा कर दिए जाते हैं, जिससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, नदी घाटी की बाढ़ आती है, साथ साथ वन भी समाप्त होते हैं। क्या होता है भैया, हम खनन करने के लिए क्या करते हैं, जो बड़ा बड़ा मलबा निकलता है उसको कहीं पे जाकर डंप कर दिए। अब डंप कर दिए तो वहां से कुछ तो नदियां बहरी होंगी, हो सकता है एक आध जगह, तो क्या होगा, नदी की राह में निकाल दिए, आप जा रहे हो, आपकी राह में कोई रख दिया तो आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। इसी से क्या होती है, नदियों को रास्ता बदलना पड़ता है। कभी कभी इतना ज्यादा मलबा हो जाता है कि वहां पे आसपास के क्षेत्र में जब नदी की पानी आगे नहीं जा पाता तो बाढ़ आ जाता है। ठीक है, क्या हम बहुत ज्यादा क्या है, कहीं पे पता चलता है खनिज है, उसे खदान खोदने के लिए क्या करते हैं, वहां पर से पूरे वन को काट देते हैं, वहां पर के जो आदिवासी लोग हैं उनको हटा देते हैं। तो एटलास समस्या किसको आती है, वहां के रहवासियों को आती है। ठीक है, तेजी से बढ़ते नगरीकरण के कारण पिछले कुछ सालों में बालू पत्थर की मांग तेजी से बढ़ रही है। नदी के रेत दोहन होने से नदी की धारा में बदलाव, तटों पर कटाव होने लगता है। ठीक है, तो यही सब रीजन क्या है, बहुत ज्यादा हम शहर में रह रहे हैं, तो नए नए घर बनाने के लिए हमको ज्यादा सीमेंट गिट्टी चाहिए, नए ज़्यादा सीमेंट गिट्टी चाहिए, तो फिर हम ज़्यादा रेत निकालेंगे, ज़्यादा सीमेंट बनाएंगे, चूना पत्थर निकालेंगे। तो इससे क्या है भैया, संसाधन का अति उपयोग, और अति क्या है, अति ही विनाश का कारण है। अति आप करोगे, मम्मी पापा बोलते हैं अति कहते हैं टूरा दे दो घुमा के, वही बात है कि देख घुमा के, जब ज्यादा करोगे तो वही बात है, और ज्यादा फेल होगा तो भी, ज्यादा मार्क्स तो भी,
समझ लो, हर चीज का अति अतिच है, तो ज्यादा पढ़ोगे तो भी है ना, अति नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। तो ऐसी क्या है, आपको आंसर लिखना है, ठीक है। आपको क्या क्या डालना है, मतलब किसी को बीमारी हो सकती है फेफड़ों संबंधी, जनधन की हानि, भूजल खराब हो सकता है, नदियों का मार्ग अवरुद्ध होता है, वन कटे जाते हैं, ये सी लिखो, पर्यावरण प्रदूषण होता है, ये लिखो, है ना। वहाँ की जो आदिवासी है जिनको वहाँ से विस्थापित किया जाता है, उनकी संस्कृति को खतरा होता है, उनको काम नहीं मिलता है, और इवन जिनको काम मिल रहा है उनके क्या है अलग है, हमें क्या है बाद में स्वास्थ्य संबंधी बीमारी देखने मिलती है। तो ये सब चीज़ें अपने आंसर में डालोगे, तब क्या है आपके आंसर अच्छे बनेंगे, ठीक। चलो आगे पढ़ देखते हैं। औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं, या भारत के 2 औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। कुल 8 प्रदेश है, जिसमें आप क्या है 2 औद्योगिक प्रदेश को तैयार करके रख लेना, ठीक। चलो औद्योगिक प्रदेश क्या है भाई, जैसे समझ लो हमारे छत्तीसगढ़ में क्या लगा, बीएसपी लगा। बीएसपी जैसे ही लगा वहां पर क्या एक पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, वहां लोग काम करने के लिए रहने लगे, वहां अच्छे उद्योग लगे, वहां क्या मार्केट स्पेस हुआ। तो क्या हुआ, वो एक उद्योग लगा, वहां से क्या वो पूरे क्या वहां का स्वरूप बदल गया, ठीक। तो ऐसी क्या होता है, औद्योगिक विकास की विशेषता होती है कि यदि एक स्थान पर कुछ उद्योग विकसित होते हैं तो कई अन्य उद्योग भी वहां आकर्षित होते हैं। यहाँ आवश्यक सुविधाएं जैसे कुशल श्रमिक, परिवहन के साधन, मशीन के पुर्जे, व्यापार का प्रबंधन आदि उपलब्ध हो जाते हैं। यही कारण औद्योगिक केंद्र विशाल नगरों एवं उसके आसपास के इलाकों में फैलता है, और उसके आसपास के नगरों में कई उद्योग पनपने लगते हैं, ठीक है। जैसे बीएसपी लगा, भिलाई स्टील प्लांट, तो पूरा बीएसपी नगर बसाया गया, वहाँ पे हॉस्पिटल लगाया गया, नेहरू हॉस्पिटल, मैत्री बाग बनाया गया, फिर पूरा क्या प्लानिंग में भी बीएसपी बना। उससे क्या हुआ, फिर रायपुर से लोग वहाँ जाने लगे, आसपास के गाँव को रोजगार मिला। तो क्या हुआ, एक कोई चीज़ बनती है अच्छी खासी तो उसके आसपास क्या 360 डिग्री में बहुत सारे डेवलपमेंट साथ साथ होने लग जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार औद्योगिक प्रदेश विकसित होता है, साथ ही सरकार की नीति भी इसे विकसित करने में सहयोग देती है, ठीक है। तो औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं भाई, डेवलप करती है कि पहले देखती है कि यहाँ पे किस टाइप की चीजें हैं। जैसे बीएसपी लगा क्यों, स्टील प्लांट, क्योंकि हमारे यहाँ क्या लोहा मिल रहा था, ठीक है, लोहा से मिलेगा। अब कोरबा में बहुत सारे क्या विद्युत उत्पादन केंद्र है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोयला ज्यादा मिलता है। तो यही चीजें क्या है, जहाँ पे कोई चीजें जिसकी उपलब्धता होती है उसी के अनुसार क्या है वहां पर क्या है उद्योग लगाए जाते हैं, और जब उद्योगों की एक श्रृंखला बन जाती है तो वही क्या होता है हमारा औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। जैसे आप अगर हमारे बड़ौदा बाजार में जाओगे तो वहाँ क्या है चूना पत्थर बहुत मिलता है, इसलिए वहाँ सीमेंट के उद्योग बहुत है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या है जहाँ जो चीजें मिलती है उससे संबंधित क्या है वहाँ उद्योग लगने लग जाते हैं, और जब उद्योगों की एक कड़ी बन जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक ठीक। चलो अब इसको आगे देखे जाए। जब कई प्रकार के उद्योगों का विकास स्थानीय रूप से उपलब्ध होने वाली वस्तुओं सुविधाओं को ध्यान में रखकर किसी खास क्षेत्र में तेजी से किया जाता है, ऐसे क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक। जैसे क्या है बड़ौदा बाजार में चूना पत्थर बहुत मिलते हैं तो वहाँ क्या है सीमेंट उद्योग लगे हैं, जांजगीर चांपा में कई कपड़ा उद्योग है, हमारे यहाँ भिलाई स्टील प्लांट है क्योंकि हमारे लॉ एस्क मिलता है, कोरबा में क्या है ताप विद्युत क्षेत्र है क्योंकि वहाँ क्या है कोयला मिलता है। तो ये सब क्या है कोई पर्टिकुलर एक कोई चीज मिल रही है और उसी की श्रृंखला है तो वहीं पे क्या है हम औद्योगिक क्षेत्र बता देते हैं, ठीक है। अगर भारत में मुख्य औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए तो मुंबई पुणे क्षेत्र, हुगली प्रदेश, बेंगलुरु कोयम्बटूर, छोटा नागपुर, गुड़गांव दिल्ली, गुजरात प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर और कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश, ये सब क्या है पूरे इंडस्ट्रियल एरिया जिसको बड़े लेवल पे क्या है डेवलप किया गया है, ठीक है। चलो इसमें से कोई 2 को हम डील कर लेते हैं, ठीक है। पहला है हुगली औद्योगिक क्षेत्र, तो ये क्या हमारा भाई पश्चिम बंगाल, भारत के पश्चिम बंगाल में आता है, ठीक है। कोलकाता एवं हावड़ा को इस क्षेत्र का प्रदेश का हृदय स्थल कहा जाता है। इस प्रदेश में औद्योगिक विकास का आरंभ 1662 से 1694 के बीच हुआ। इस नदी पतन के विकास के साथ ही कोलकाता देश का अग्रणी केंद्र बन गया। इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हल्दिया, श्रीरामपुर, सिरसा, हावड़ा, कोलकाता है, ठीक है। भारत के 70% जूट के सामान इसी प्रदेश से होते हैं, ठीक। इतना आंसर लिख दो। कहाँ है भाई पश्चिम बंगाल में, कौन कौन से शामिल है, कोलकाता, हावड़ा, ठीक है। कब स्थापित किया था 1662 में, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, हल्दिया, रामपुर, सिरसा, हावड़ा, कोलकाता, ये सब डाल दो। मुख्यतः किसका उत्पादन होता है, यहाँ 70% जूट का सामान यही बनता है, लिख दो भाई। हो गया आपके क्वेश्चन, एक का हो गया। दूसरा देख लेते हैं, बेंगलुरु कोयम्बटूर औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। तो ये क्या है, बेंगलुरु क्या है, कहाँ है, कर्नाटक, ठीक है। तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और कोयम्बटूर पड़ोसी राज्य तमिलनाडु का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यह प्रदेश कपास का मुख्य उत्पादक है, ठीक है। पूरे देश के 20% धागा तमिलनाडु में बनता है और सिर्फ कोयम्बटूर में ही सूती वस्त्र का 91% मिलें स्थापित है, ठीक। अगर बेंगलुरु में अन्य उद्योगों की बात की जाए या यूनिट्स की बात की जाए तो एक क्या है, हिंदुस्तान वायु कंपनी हाल, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, हिंदुस्तान दूरभाष लिमिटेड HTL, आपकी क्या है इसको फुल फॉर्म भी दे सकता है, ठीक है। 2 मार्क्स से क्वेश्चन में क्या किए, इसके फुल फॉर्म दे दिए। HAL का क्या होगा, हिंदुस्तान एयरलाइन लिमिटेड,
HMT का हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HTL हिंदुस्तान टेलीफोन लिमिटेड। आपको इसके फुल फॉर्म क्या है याद करने होंगे, ठीक। भारतीय विद्युत उपकरण, इन्फोसिस तथा विप्रो लिमिटेड बेंगलुरु भारत के प्रमुख कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। तो ये क्या है, जो आईटी सेक्टर है वो क्या है बेंगलुरु में। तो आपको जब बेंगलुरु के बारे में लिखोगे तो आपको यही बताना पड़ेगा कि मुख्य भारत के जो प्रमुख प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, है ना, जैसे विप्रो हो गया, इन्फोसिस, ये सब क्या है बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें क्या है इसके बारे में लिखे। इसी प्रकार क्या है, आपको कोई दो और क्या है याद करना ईजी लगता है तो आप उनके बारे में याद करके रख लीजिए, ठीक है। तो औद्योगिक क्षेत्र से अगर 4 मार्क्स से क्वेश्चन आता है तो आपको औद्योगिक क्षेत्र को बताना होगा और उसके बाद किसी दो को क्या है आप डील कर दीजिए, तो आपके 4 मार्क्स वहां से पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। चलो आगे चलते हैं। सरकार ने नई औद्योगिक नीति के प्रमुख कौन कौन से नीति अपनाई है। औद्योगिक नीति के 2 प्रभावों को लिख लें। मतलब क्या है भाई, क्या क्या अपनाए थे 1991 के बाद, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण मतलब क्या था कि जो सरकार बोलती थी कि नए उद्योग के लिए आपको इतना पहले लाइसेंस लाना होगा, ये प्रक्रिया करनी होगी, उसको क्या किया उदार किया गया, मतलब इजी किया गया, ठीक है। निजीकरण मतलब क्या है भाई, जो सरकार बोलती थी कि जैसे लोहा उद्योग तो मैं ही चलाऊंगा, ट्रेन तो मैं ही चलाऊंगा, कोयला तो मैं ही कोयला से बिजली उत्पादन मैं ही करूंगा, उसको क्या किया उन्होंने प्राइवेट को भी दिया कि भाई कुछ कंपनियां प्राइवेट भी काम कर ले, ठीक है। वैश्वीकरण मतलब पहले व्यापार सिर्फ अंदरूनी होता था, भारत के अंदर होते थे, जितनी चीजें बनती थी वो सिर्फ भारत के अंदर ही रहती थी, उसको क्या किया हमने पूरे विश्व के लिए खोला कि भारत की बनी चीजें दूसरे विश्व में जाए और दूसरे विश्व की चीजें जो बनी है वो क्या है भारत में, इसी को क्या वैश्वीकरण, ठीक है। चलो इसको समझ लेते हैं। औद्योगिक नीति, उद्योग की स्थापना सरकार की नीति पर निर्भर करती है, बिल्कुल सरकार ही नीति बनाती है। जैसे हमारे यहाँ BSP का स्थापना क्या हुआ था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। उद्योगपति ऐसे देशों में अपनी पूंजी निवेश करते हैं जहां शासकीय नीतियां लचीली हो, ठीक है, जहां शासन अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कम से कम करे और कम से कम हो, जहां बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, यातायात व्यवस्थित हो, ठीक है। तो औद्योगिक भाई औद्योगों का विकास कैसे होगा, जब यातायात की सुविधाएं अच्छी होगी, जब सरकार हर चीज में रोक टोक ना करे, किसी उद्योगपति को उद्योग लगाना है तो उसको ईजी लाइसेंस मिल जाए, ईजी सब संसाधनों का उपलब्धता हो, तभी तो कोई उद्योग लगाएगा, और उद्योग लगाएगा तो आसपास के लोगों को क्या है वहां काम मिलेगा, काम मिलेगा तो क्या है देश का विकास ही तो होना है। इसलिए क्या उद्योगों की नीति क्या है हमें अच्छे बनानी पड़ती है। इसलिए क्या सरकार को इसमें क्या है नीति निर्माता जो होते हैं उनको इसको उदार करना पड़ता है। तो इसलिए क्या किया सरकार ने 1991 में इसमें कुछ बदलाव किए औद्योगिक नीति में, ठीक है। तो पहला क्या था, इसमें प्रमुख नीतियां कौन सी है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ठीक। पहला उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ है नियमों और प्रक्रियाओं को आसान बनाकर लाइसेंस परमिट को खत्म कर, जिससे विदेशी कंपनियां अपनी प्रौद्योगिकी और तकनीकी के साथ भारत में कारखाने लगा सके, ठीक है। ये क्यों किया गया है भाई, ताकि जो बड़ी कंपनियां हैं उनको इजिली क्या है यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाने को मिल सके, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसे और अधिक प्रोत्साहित किया गया, ठीक। चलो आगे आते हैं निजीकरण। निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट का है, जैसे रेल क्या है, रेल पूरे भारत में कौन चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है, उस पर एकाधिकार किसका है, भारत का है। लेकिन अगर आप उसको प्राइवेट को दे दिया जाए, मतलब जैसे टाटा लोग चला लिया, रिलायंस चलाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, निजीकरण, ठीक है। तो वही जो सरकारी प्रक्रम है उसको किसी प्राइवेट को देना ही क्या कहलाता है, निजी प्रक्रम कहलाता है, निजीकरण कहलाता है, ठीक। तो सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में बेचना जाना निजीकरण कहलाता है। कई सालों से क्या होता, जो सरकार थी वो उसको पूरा फुलफिल नहीं कर पा रही थी, मतलब क्या था सरकार को घाटा हो रहा था। अब क्या कोई प्राइवेट कंपनी आएगी तो क्या वो अपने रूल्स रेगुलेशन लगाएगी, कुछ स्ट्रिक्ट करेगी, तब क्या होगा वो फिर अच्छे से प्रॉफिट बिजनेस बना पाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे जो अपने फैक्ट्रीज थी, उद्योग थे, उसको क्या किए, निजी हाथों में दिए, ठीक है। विगत सालों में सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में घटते लाभ को देखते हुए इनके प्रबंधन निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के घाटे में चल रहे बीमारी उपक्रम को बंद करने की मांग तेजी से बढ़ने लगी। इसलिए क्या किया उन्होंने, क्या किया, निजीकरण किया, ठीक। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण मतलब क्या है, आयात निर्यात को ओपन कर देना कि बाहर के जो वस्तुएं हैं वो भारत में आ सके और यहाँ की जो वस्तुएं हैं वो भारत से दूसरी जगह जा सके, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ वस्तुओं का आयात निर्यात होगा नहीं, प्रौद्योगिकी का भी होगा, लोगों का भी होगा। जैसे आईटी सेक्टर में हम लोग काम करते हैं ना, तो क्या है भारत के बैठे लोग भी क्या है अमेरिका क्या लंदन का काम कर रहे हैं, कई लंदन की कंपनियां भारत में आके काम करें, तो यही क्या है वैश्वीकरण, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था का ओपन होना और हर देश से आयात निर्यात का क्या है आसानी पूर्वक होना, ठीक है। यही क्या है हमारा वैश्वीकरण, ठीक। तो ये क्या उदारीकरण समझ लिया, निजीकरण समझ लिया, वैश्वीकरण, इसी को अपने शब्दों में आपको लिखना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे क्या क्या फैक्टर होते हैं कि पर्टिकुलर उस एरिया में हम उद्योग स्थापित करें, ठीक है। तो पहला कारण क्या हो सकता है भाई, उत्पादन की तकनीक, वहाँ टेक्नोलॉजी है कि नहीं। मैं सोचूं भैया मेरे को तो बिजली बनाना है, तो क्या मैं अपने घर में यूनिट लगा लूँ, मेरे को पता है कि कोयला ले आऊंगी खोद के, और क्या इतना सारा कोयला मैं खोद के घर ले आऊँगी क्या, नहीं। तो उसके लिए क्या है, उत्पादन के लिए हमें तकनीक होनी चाहिए,
कच्चे माल के स्रोत और बाजार। भैया मैं कोई सामान बना रही हूँ तो सामान को बनाने के लिए मुझे कच्चा माल भी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ गन्ना उगता है तो गन्ना भी चाहिए, गन्ना की फैक्ट्री भी चाहिए, और गन्ना से बने शक्कर के लिए भी मुझे क्या बाजार चाहिए। ठीक। यातायात के साधन, अब मैं अपने गांव के घर में बना रही हूँ, अब उसके बना तो ली, रोड ही नहीं है जिससे मैं क्या करूँ उसको भेज सकूँ। सब्जियां उगती हैं, अगर रोड अच्छे नहीं होते तो क्या 2 दिन बाद क्या सब्जियां सड़ जाती हैं, तो क्या है उसके लिए फिर दिक्कत होती है। राज्य की औद्योगिक व कर नीति, अगर राज्य बहुत ज्यादा क्या करे कर ले रहा है ना, मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ 1000 का और राज्य ही मुझे हर 10% कर ले रहा है उसमें, तो क्या होगा, मेरे को तो भाई हानि होगी ना। मैं तो 900 रुपये कमा भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे वेतन, सबको वेतन भी देना है, यातायात का भी देना है। तो अगर सरकार बहुत ज्यादा मुझ पर कर लगाएगी तो मैं उत्पादन ही नहीं करूंगी। तो इसलिए क्या जो राज्य की औद्योगिक नीति होती क्या उसको अच्छा होना चाहिए। कुशल मगर कम वेतन पर काम करने वाले कामगार चाहिए। भैया अगर आपको ने कोई फैक्ट्री लगाई और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, तो आपको उतना ज्यादा उनको देना भी तो पड़ेगा वेतन। अब ज्यादा वेतन दोगे तो आपकी कमाई क्या होगी, आपका पूरा फैक्ट्री कैसे चलेगा। तो ये सब कुछ चीजें फैक्टर हैं जिससे क्या है उद्योगों को प्रभावित करने, उद्योगों को जब लगाते हैं तो ये सब चीजों को क्या है हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक। आगे देखिए औद्योगिकरण के प्रभाव। भाई हमने उद्योग लगाए तो उसके क्या सकारात्मक प्रभाव हुए, क्या नकारात्मक। कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हुए होंगे भाई, कि लोगों को रोजगार मिला, लोगों के रहन सहन में बदलाव आए, लोगों के देश का विकास हुआ, ये भी हुआ। लेकिन नकारात्मक क्या हुआ होंगे, पर्यावरण प्रदूषण हुआ, लोगों को उनकी जगह से हटाया गया, तो क्या आवास की समस्या आई। तो आपको यही क्या सकारात्मक और नकारात्मक पहले दोनों को क्या हुआ लिखना पड़ेगा। ठीक है। चलो फायदे देखे जाए तो उद्योगों के विकास से बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन होने से काफी सस्ती दरों पर हुआ। उद्योग में बने तो क्या हुआ, जो बहुत ज्यादा 1-2 दिन में बनता था वो क्या है 1 घंटों में बन गए, तो वस्तु का जो कीमत है कम हुई। लोगों के जीवन स्तर में काफी वृद्धि हुई, नए रोजगार के अवसर मिले। यातायात आयात निर्यात के कारण क्या परिवहन के तरीके से विकास हुआ, संसाधनों का उपयोग किया गया, विदेशी मुद्रा की कमाई हुई। क्या हुआ भाई, जब हम कोई सामान दूसरी जगह बेचेंगे, और यहाँ जैसे भारत से सामान हमने क्या किया, कपड़े अमेरिका में बेचे तो अमेरिका की करेंसी भारत आएगी, मतलब डॉलर मिलेगा, तो वही क्या होता है आयात निर्यात में वृद्धि होती है। ठीक। अब इसके नुकसान देखें तो क्या होगा, कच्चे मालों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां की भूमि क्षरण संसाधनों समाप्त होने का डर रहता है। अपद्रव्य पदार्थ, जल थल वायु प्रदूषण होता है। एक सीमा के बाद जब भूमि परिवहन, मजदूर, बिजली, पानी आदि महंगे होने लगते हैं, मजदूरी की हड़ताल आदि का भी समस्या होने लगती है। जैसे क्या होता है समय समय पर देखते ना मजदूर हड़ताल पे आ जाते हैं, क्यों भाई, क्योंकि भाई उनको वेतन कम दे रहे हो, काम ज्यादा ले रहे हो, तो क्या होगा फिर क्या उसमें अशांति का आ जाता है, अशांति की भावना, द्वेष की भावना, क्योंकि जब वो दिन भर काम करोगे वेतन नहीं दोगे तो वो प्रॉब्लम होती है। तो यही सब क्या है उनके नुकसान होते हैं। ठीक। तो बच्चों इस चैप्टर से बड़े क्वेश्चन भी कर लिए, छोटे क्वेश्चन एमसीक्यूज बचे हैं, जो क्या है मैं पूरे इस इकाई 5 का पूरा एक साथ कराऊंगी। ठीक है। तो आपको ये 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी पूरी हो गई है। आई होप ये चैप्टर समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो कमेंट में करके कुछ चीजें और भी जो भी डाउट होंगे आप पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो इकाई 4 का हमने 2 अध्याय खत्म कर लिया है, हमारा सरकारी बजट और खनिज उद्योग। अब इसका जो तीसरा यूनिट कौन सा है, विश्व युद्ध वाला बचा है, उसको क्या है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। तो अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहो, पूरी तैयारी करते रहो, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल करते रहो। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ो, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक।